ओके बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम बिज़नेस प्रोसेस मॉडलिंग के हवाले से पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ये देखा था कि किसी भी बिज़नेस के प्रोसेस को, उसके अंदर एक्टिविटीज़ के को और उनके अंदर स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप उसको कोई डायग्राम की शेप देते हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर हमारे पास मॉडलिंग के लेवल्स होते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, जब तो हम स्टार्ट करते हैं एज इज़ मॉडल से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोग उसके अंदर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। फिर हमने उसको इम्प्रूव करके एक अच्छा मॉडल क्रिएट करना होता है, जिसको 2B मॉडल कहते हैं। तो उसके अंदर फिर क्योंकि लोग उसके साथ फेमिलियर नहीं होते, उस लेवल की एक्टिविटी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हम बिज़नेस प्रोसेस को मॉडलिंग के सेंस में लेके चलें, क्योंकि मॉडलिंग की नोटेशंस को इस्तेमाल करें, डायग्राम्स के थ्रू उसको जो है ना वो प्रेजेंट करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल मटेरियल जो कि कैसे टाइप लिखा हुआ हो। ठीक है। तो हम एक पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, विजुलाइज करवाते हैं बाय यूजिंग मॉडलिंग। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था बिजनेस प्रोसेस की हायरार्की होती है। किसी भी एक्टिविटी या किसी भी स्टेप को अंडरस्टैंड करना हो, तो हम उसके हाईएस्ट लेवल से, जिसका टॉपेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, वो उसका सिनेरियो लेवल होता है। ठीक है। एक सिनेरियो के अंदर, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं हमारे पास एक डाइंग इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री के अंदर उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस होंगे। प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस होगा, डाइंग का प्रोसेस होगा, फिनिशिंग का प्रोसेस होगा, पैकिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर। उस स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है। और हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का स्टेप होगा, तो मल्टीपल स्टेप्स होंगे। ठीक है। तो हम एक हायरार्की क्रिएट करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो स्टेप है, ये किस सीरीज़ में है, इसके क्या इनपुट्स हैं और इसके क्या आउटपुट्स हैं, और ये जो स्टेप है ये किस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब वो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी, उसके इनपुट्स होंगे, उसकी आउटपुट्स होंगी, और वो बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ मिलकर एक प्रोसेस को क्रिएट कर रहा होगा, एक प्रोसेस को अकॉम्प्लिश कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा। और फिर सिमिलरली एक प्रोसेस जो होता है, वो दूसरे और बहुत सारे प्रोसेस के साथ एक सीरीज़ के अंदर, यानी कि कुछ प्रोसेस से वो इनपुट ले रहा होगा और कुछ प्रोसेस को वो आउटपुट दे रहा होगा, और वो बहुत सारे प्रोसेस मिलकर एक ओवरऑल सिनेरियो को कवर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हायरार्की होती है। बुक में इसकी जो एग्जांपल है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से है, कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक प्रोसेस की बात करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है। ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर एक एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं एक पिक्चर के अंदर, तो हमारे पास डिलीवरी स्केड्यूल फॉर एग्जांपल है। और फिर उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होंगे, लेकिन हम उसमें कैलकुलेशन ऑफ डिलीवरी डेट, कि हम कितनी देर में प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, ये हमारे पास एक स्टेप है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास किस तरह से हेल्पफुल होता है। हम कहते हैं कि लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का अगर चार्ट देखेंगे, जिस तरह से हमने हायरार्की वाइज एक सिनेरियो को प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस को एक्टिविटीज़ के अंदर, और एक्टिविटीज़ को स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, तो किसी भी लेवल पे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक स्टेप का या इस स्पेसिफिक एक्टिविटी का ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर या ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। और फिर हर जो ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डेजिग्नेशंस होते हैं, मल्टीपल रोल्स होते हैं, हर रोल अपनी इनपुट क्या है, अपना उसके अंदर क्या स्कोप है, क्या लेवल है, उसको देख सकते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है। फिर आप बहुत आसानी से नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम सिनेरियो टू प्रोसेस, एंड देन प्रोसेस टू एक्टिविटी, एंड देन एक्टिविटी टू स्टेप। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये जो एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, इससे आप इस स्टेप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अगर आप देखें, यही ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आपके एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी है, तो उसको हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। आप देखें, सबसे पहले प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है।
फिर उनके प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए डिटेल प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्ट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, फिर उन आउटकम से हम कोर्स लर्निंग आउटकम्स बनाते हैं। फिर उस कोर्स लर्निंग आउटकम से हम लेक्चर का जो वीकली ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है WBS बनाते हैं। तो उस WBS के अंदर हम फिर कंटेंट्स को देखते हैं। तो कंटेंट्स के अंदर फिर आके हम हेडिंग्स को देखते हैं और उसके अंदर क्या डिस्कशन होती है उसको देखते हैं। तो हम बता सकते हैं कि आज के लेक्चर से जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डील कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है नेविगेशन फ्रॉम सिनेरियो टू प्रोसेस, प्रोसेस टू एक्टिविटी एंड एक्टिविटी टू स्टेप। और फिर रोल्स की डेफिनेशन, रोल्स को हम कहते हैं लोगों को उनके रोल्स के डेजिग्नेशन और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस देने में बड़ी आसानी होती है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसेस मॉडलिंग। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग करने में सबसे बड़ी हर्डल ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसको आप फॉलो करें और अपने बिज़नेस को आप मॉडल कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, उस वेरिएशन की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन उस स्पेसिफिक रूल्स को, स्पेसिफिक सेट को फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स बना दें कि जी आप इन रूल्स को फॉलो करें तो आपका बिजनेस प्रोसेस जो है ना द बेस्ट बिजनेस प्रोसेस मॉडल होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन उसकी अपनी जो है ना वो एक्टिविटीज़ हैं, अपने प्रोसेस हैं, अपने स्टेप्स हैं। ठीक है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर प्रोसेस के साथ सिमिलर जो आउटकम दे रही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके प्रोसेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम में GPA कैलकुलेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी यूनिवर्सिटी है NTU, इसमें जो GPA कैलकुलेट करने का फार्मूला और है, ग्रेड पॉइंट एंड क्वालिटी पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला और है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और है। ठीक है, अब गो के HEC इसको थोड़ा सा जो वो सिमिट्री में लेके आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप देखें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद के अंदर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, अराउंड 100+ ईयर्स हो गए और उनका ग्रेडिंग सिस्टम और है। ठीक है, वो अपने उस लेगेसी सिस्टम के साथ में भी वो बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक फाइनर हो वो उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री जो है उसके प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई हम उसका कोई मॉडलिंग क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स कोई नहीं है, दैट्स वाई इंटीग्रेशन जो है आपस में इंडस्ट्री की लिंकेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब देखिए ERP है, ERP का काम क्या है? ERP बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है। कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन है, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, साथ में गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है। सिमिलरली जो हमारे पास जिस तरह से पाकिस्तान का जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सिमिलरली हमारे पास जो ओल्ड एज बेनिफिट होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, मिलके चलना पड़ता है, मर्जिंग होती है, फिर किसी जगह पे एक्विजिशंस भी आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक्विजिशन के अंदर चीज़ों को एक ऑनर है मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स को परचेज करके आपस में इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ERP का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप सिमेट्री में चलें, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होकर चलें, उनके स्टैंडर्ड्स के साथ चलें। तो जब तक एक स्टैंडर्ड मॉडलिंग का एनवायरनमेंट नहीं होगा, दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मर्ज नहीं हो सकती। ERP का फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका कस्टमर आपके ERP से बेनिफिट नहीं उठा रहा। ERP का फ़ायदा नहीं हो रहा अगर आप अपने ERP के थ्रू अपने सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ERP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी इंटीग्रेशन करें विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको मर्ज करें विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अदर ऑर्गेनाइजेशन से मर्जिंग के लिए, एक्विजिशन के लिए या इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी मॉडलिंग के उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ठीक है,
अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रोसेस डिफरेंट हैं, उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं, उनके मेथड्स डिफरेंट हैं। तो हम हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो नहीं बना सकते, हाँ हम स्टैंडर्ड्स फॉलो बना सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लें। वो 100% ओबाइड वो पॉसिबल नहीं है कि उनके ऊपर आप 100% अमल करते हैं। हम उनको लेके फोकस करते हैं उस तरह के स्टैंडर्ड्स के ऊपर वर्क करने का। अब वो रिसेंट जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है कि किसी न किसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए मॉडलिंग की जाए। ठीक है, बहुत सारे ERPs हैं जो कि इस मॉडलिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती हैं और बहुत सारी ERP वेंडर्स हैं जो कि इन स्टैंडर्ड्स को लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल समरी ये है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ERP वेंडर्स उन स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि जब आप मर्ज करते हैं, जब एक्विजिशंस के मराहल से गुजरते हैं या इंटीग्रेशन के मराहल से गुजरते हैं तो आपको आसानी हो। ठीक है, आपस में कोलैबोरेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए, ना कि इस सिस्टम की वजह से कोलैबोरेशन जो है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो अब मॉडलिंग जो है उसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स 100% ओबे नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसको सामने रखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है ताकि मैक्सिमम एक्विजिशन और मर्जर जो है वो पॉसिबल हो। तो हमारे पास पहले नंबर पे जो मॉडल, ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इनका, हम इनको इन डिटेल तो स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पे मॉडल्स को, क्योंकि अपने आप में ये खुद एक जो है ना वो कोर्स की हैसियत रखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है प्रोसेस क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये है अमेरिकन प्रोड्यूस्ड एक्चुअली। ठीक है, अमेरिकन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी सेंटर जो है अमेरिका का सबसे बड़ा जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के हवाले से, उन्होंने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। उसके मुताबिक कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम दो हिस्सों में क्रिएट जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑपरेशन के हवाले से जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पे फिज़िकली आपके जो हेल्पर्स होते हैं या जो वहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइंग है या प्रिंटिंग है या मोबाइल फ़ोन की असेंबलिंग है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग फिज़िकली ऑपरेशंस जहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, एक वो हिस्सा है, उसको हम ऑपरेशन प्रोसेस का नाम दे देते हैं कि तमाम तर वो प्रोसेसेस जो कि ऑपरेशन के अंदर फिज़िकली जिनके अंदर काम हो रहा होता है, एक पोर्शन वो है। और दूसरा पोर्शन है मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेसेस। ये सारी चीज़ें एक्चुअली प्रोडक्शन को हेल्पफुल को जो है ना वो इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को सिमेट्राइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ये हमारे पास दूसरा जो हिस्सा है इसका। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर दो हिस्से हैं, एक ऑपरेशंस को डील करता है, दूसरा मैनेजमेंट एंड सपोर्ट को डील करता है, लेकिन मेजर फोकस जो है वो हमारा प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो प्रोसेस जो ऊपर हमने ऑपरेशन के हवाले से लिखे हुए हैं। तो ये फ्रेमवर्क ये कहता है कि हमारे पास 7 डिफरेंट लेयर्स हैं किसकी, ऑपरेशन प्रोसेसेस की, और 7 डिफरेंट लेयर हैं मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस की, और आगे इनके 5 लेवल्स हैं। हम इन 7 प्रोसेसेस के अंदर, इन 7 लेयर्स के अंदर अपने बिजनेस को मॉडल कर सकते हैं। अगर अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो अमेरिकन जो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी सेंटर है वो कहता है कि जी उनका स्टैंडर्ड ये है कि आप अपने प्रोसेस को इन 7 कैटेगरीज़ को प्रोडक्शन के हवाले से 7 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करें, और मैनेजमेंट एंड सपोर्ट के हवाले से ये नीचे दी जाने वाली 7 कैटेगरीज ये जो हैं इनके अंदर डिवाइड करें, और फिर इन सभी के अंदर उनके डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आगे मूव करते जाएं। ठीक है, तो अगर आप एक ERP को मॉडल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अपने पहले एज इज़ मॉडल को मॉडल करेंगे, एज इज़ प्रोसेस को मॉडल करेंगे, और टू बी प्रोसेस को मॉडल करेंगे। तो उसके लिए जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप प्रोडक्शन के 7 स्टेप्स बना लें और मैनेजमेंट के 7 स्टेप्स बना लें। ठीक है, उन स्टेप्स की जो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं उनके मुताबिक उनकी एक्टिविटीज़ को अलाइन करें, उनको मॉडल करते जाएँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, हर जो हमारे पास लेयर है उसके आगे 5 लेवल्स हैं उसके, तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम इन 7 और 7 14 लेयर्स के अंदर कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई चेन स्टैंडर्ड। इस सप्लाई चेन के हवाले से प्रोसेस मॉडल स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये मेजर इशू है, मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है
हर इंडस्ट्री के लिए। तो ये स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है, इसको मोर देन 900 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो इसको ऑप्ट करती हैं, इसको अडॉप्ट कर चुकी हुई हैं। ये असल में जो SCOR है, स्कोर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली है सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस मॉडल, ठीक है। इस रेफरेंस मॉडल का ये कहना है, जिस तरह से अमेरिकन ने इसको 14 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कहता है कि सप्लाई चेन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम 5 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं सप्लाई चेन को। यानी कि पहले नंबर पर प्लान है, प्लान करें कि जी आप क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे सोर्स से मुराद उसको गेट करना है, ठीक है, उसके जो रॉ मटेरियल उसको गेट करना है, फिर उसको मेक यानी कि प्रोड्यूस करना है। जिस तरह से अगर आप डाइंग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो रॉ फैब्रिक आता है, तो रॉ फैब्रिक आप परचेज करते हैं, दिस इज़ योर सोर्स। मेक से मुराद आप उसके ऊपर डाइंग करते हैं, डिलीवर से मुराद आप उसको आगे प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिलीवर से मुराद उसको रेडी कर लेते हैं हम कहते हैं। और देन रिटर्न से मुराद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो कहता है कि हर एक सप्लाई चेन प्रोसेस को हम इन 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उनके अंदर जो सब एक्टिविटीज़ हैं उनको सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सब एक्टिविटीज़ जो है ना, जिस तरह से हमारे पास एक मेजर प्लान है, उसके अंदर ये सब प्लान्स हैं, और हर एक के अंदर उसके अपने जो है ना वो सोर्सेज होंगे, अपने मेकिंग का प्रोसेस होगा, अपने डिलीवरेबल्स होंगे, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है उसको हम 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। सप्लाई चेन प्रोसेस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप किसी भी सप्लाई चेन प्रोसेस को 5 स्टेप्स के अंदर या 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और फ़ायदा इसका ये है, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा 900 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर चुकी हुई हैं, ठीक है। आपको इसके बहुत ज़्यादा स्पेसिमेंस मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपको कहता है कि जी एक सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है ना ऑफ़र करता है। मैट्रिसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप किसी भी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लेते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर करने का द बेस्ट मेथड जो है ना वो मैट्रिसेस का मेथड है। अब मैट्रिसेस आपको मिलते हैं, अब उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, आपको पता चलता है कि आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी है, प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टैंडर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को 2 हिस्सों में तकसीम करें और उनकी आगे 7 लेयर्स बना दें। 2 हिस्से ऑपरेशन प्रोसेस और दूसरा मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोसेस है, और हर लेयर के आगे उनके 5 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। ये हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड था जो कि सप्लाई चेन को 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है। ये मेजर स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके स्टैंडर्ड्स हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा, मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा, और हमारे पास जो एग्जांपल आप ले लें, यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके रेलेवेंट दूसरे कंपटीटर्स जो हैं वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल लिखी हुई है, रिटेल इंडस्ट्री हैज़ अ बॉडी कॉल्ड एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख सकते हैं फॉर मॉडलिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कोलैबोरेशन प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, जिसको वॉलंटरी इंट्रा इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। इंट्रा इंडस्ट्री से मुराद मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करती हैं। कोलैबोरेट करने के लिए उनका एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि उनकी मॉडलिंग एक जैसी हो सके, ठीक है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं ताकि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि मर्जर एंड एक्विजिशंस को जो है ना फ़रोग दिया जा सके। तो हम कहते हैं ये कहता है डिफाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर कोलैबोरेटिव प्रोसेस विद इन द कंपनीज़ जो हैं वो उनके अंदर कोलैबोरेशन का जो प्रोसेस है, जो हम कहते हैं लेआउट है, उसको सेटअप करने के अंदर उसको फिज़िकली जो है ना स्टेप अप करने के लिए हेल्पफुल होता है। और देन लास्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है इवेंट ड्रिवन प्रोसेस चेन। इवेंट ड्रिवन प्रोसेस चेन जो है हम कहते हैं ये इसलिए टॉप पे लिखा गया क्योंकि इसको सैप ने अडॉप्ट किया था,
ठीक है। सैप ने आईआरएस फ्रेमवर्क के लिए इसको इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास इस सैप बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी इवेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग, ठीक है। इवेंट ड्रिवन प्रोसेस चेंज से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी सैप। आपको पता है अभी आप सैप की प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे तो ईआरपी से बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी सैप के हवाले से। लेकिन प्रोसेस मॉडलिंग के हवाले से अभी भी सैप जो है ना वो हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोसेस चेंज ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको फॉलो करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन है BPMN, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन। तो ये नोटेशन जो है ये हमारे पास IT ओरिएंटेड टूल्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा इनको अडॉप्ट किया गया। जिस तरह IBM था, IDS था, इन्होंने अडॉप्ट किया इसको। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स थे उन्होंने इन मॉडल्स को फॉलो किया। तो ये मॉडल्स हैं, इनकी डिटेल में नहीं जा रहे हम, सिर्फ इनका बुक में भी इसका इंट्रोडक्शन है, यहाँ भी हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड UML है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस। आप लोगों ने मे भी अभी तक कोई कोर्स इस हवाले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। UML बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये एक्टिविटी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ब्रांच कह लेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक मेजर टॉपिक है ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर जब तक आप UML मॉडलिंग, यानी कि ये एक कैटेगरी है, इससे आप मॉडलिंग करते हैं, अपने प्रोसेसेस को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस का जो है ना बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मॉडल करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इस स्टैंडर्ड्स इसलिए डेवलप किए गए हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट कर सकें, आपस में मर्जर एंड एक्विजिशन को सेटअप कर सकें, ताकि एक जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो मैक्सिमम जो है ना वो पॉजिटिव वे में अपने बिजनेस प्रोसेस मॉडल को एड्रेस कर सकें। तो ये प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉडल की मैच्योरिटी। मॉडल जो होता है हमारे पास वो मैच्योर होता है एंड डिफरेंट लेयर्स के अंदर। तो जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं किसी भी बिजनेस प्रोसेस का, तो एट द फर्स्ट साइट वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, ठीक है। हमको उसकी मैच्योरिटी के लिए, प्रोसेस मॉडल की मैच्योरिटी के लिए एक लेयर जो है ना वो हमारे लेयर स्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम ग्रेजुअली अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। देखें यहाँ से वेरी बेसिक मॉडल से लेकर एडवांस मॉडल तक जाते हैं। तो ये हमारे पास जब इन लेवल्स में से आपका प्रोसेस की मॉडलिंग गुजरती है तो वो एक मैच्योर मॉडल क्रिएट हो जाता है उससे फिर, ठीक है। हम इनको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर उन आगे उन लेयर्स के बेनिफिट्स और उनके ऊपर जो एफर्ट और कॉस्ट आती है उनको भी डिस्कस करते हैं। सो पहले नंबर पे हमारे पास है मोस्ट बेसिक लेवल, जो वेरी बेसिक मॉडल। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वीएल डिपिक्शन बनानी होती है। वीएल डिपिक्शन से मुराद ये है कि आप एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लेते हैं कि जी पहले कौन सी एक्टिविटी या फिर कौन सी एक्टिविटी फिर कौन सी। तो ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम है जो कि मे बी हाफ पेज के ऊपर होती है और उसके अंदर आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या पूरे प्रोसेस का एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्निकल एंड बिजनेस इन द सेम लैंग्वेजेस, ठीक है। कम्युनिकेशन और बिजनेस जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के, उनको हम एक पेज के ऊपर राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे कम एफर्ट इसके ऊपर आती है, सिंपलेस्ट मॉडल एक आप कागज़ के ऊपर इसको क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टूल और एनी स्टैंडर्ड फॉर मॉडलिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरा स्टैंडर्ड है उसके अंदर हम कहते हैं ऐड ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स। हम ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स, रोल्स एट्सेट्रा उसके अंदर ऐड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास मॉडलिंग, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज है, दिस इज़ प्री ट्रीटमेंट ऑफ द राफ फैब्रिक जो है उसके ऊपर प्री ट्रीटमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल्स हैं उसके अंदर कौन कौन और सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम इसके अंदर परफॉर्म कर रहा होता है, वो इस सेकंड लेवल है। जब ये सेकंड लेवल परफॉर्म होता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस और द प्रोसेस चेंज। आप उस स्पेसिफिक डायग्राम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ना कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें उसके अंदर परफॉर्म कर रहा है। फिर हमारे पास तीसरा लेवल आता है, हम कहते हैं मॉडलिंग के अंदर हम रिसोर्सेज और कंट्रोल्स को, यानी कि चेक्स क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो सकती हैं वो उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेक हो सकती हैं, चेक एंड बैलेंस कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है,
और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल डाइंग करनी है तो डाइंग के हवाले से जो मशीनरी है, फॉर एग्जांपल जिगर मशीन्स हैं, विंच मशीन्स हैं, एट्सेट्रा, वो यहाँ पे ऐड कर दी। यानी कि आपका वो जो पहला एक सिंपलेस्ट डायग्राम थी वो ग्रेजुअली जो है ना वो थोड़ी कम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई है। पहले नंबर पे आपने एक सिंपल डायग्राम बनाई, दूसरे नंबर पे आपने उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स एलिमेंट्स को ऐड किया ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक जो है ना वो डायग्राम बननी शुरू हो जाए, मॉडल बनना शुरू हो जाए। तीसरे नंबर पे आपने उसमें रिसोर्सेज और उसको कंट्रोल करने के लिए चेक एंड बैलेंसेस के पैरामीटर्स ऐड कर दिए। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? अलाइनमेंट ऑफ प्रोसेस टू ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। आपको पता चलना शुरू होगा कि जी यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनका ऑडिट और उनकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसका कंप्लायंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आप आते हैं ऐड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा। आप उसके अंदर वो जो आपने मॉडल क्रिएट किया है उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के सिनेरियो के अंदर लेके आते हैं। डाटा से मुराद ये है कि क्या इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट हैं। किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटी है वो क्या इनपुट्स ले रही है और आगे क्या आउटपुट्स दे रही होगी। ठीक है, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर आपका डिपार्टमेंट है उसके रोल्स ये हैं कि वो डाइंग करता है, ठीक है, उसके रिसोर्सेज ये हैं कि उसके पास जिगर बिंच मशीन है, लेकिन इनपुट कहाँ से आ रही है? रॉ फैब्रिक आ रहा है। आउटपुट कहाँ पे जा रही है? फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे जा रही है। तो हम कहते हैं कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड करती जाती है। ठीक है, अब ये मज़ीद डिटेल्ड मॉडल क्रिएट हो गया। एंड देन लास्ट मॉडल हमारे पास है ऐड टाइमिंग एंड कॉस्ट। प्रिंटिंग है या डाइंग है उसके ऊपर टाइमिंग और कॉस्ट यानी कि कॉस्ट और टाइम के कॉन्स्ट्रेंट्स उसके ऊपर ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कि हमें ये वाला जो प्रोसेस है स्पेसिफिक, हम कहते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड 1000 मीटर्स की एक लॉट है उसको डाइंग करने के लिए या उसको फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस एक्टिविटी के लिए हमारे इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है और इसके ऊपर एस्टिमेटेड इतनी कॉस्ट आती है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी मेंटेनेंस एट्सेट्रा, कितनी कॉस्ट आती है। तो आप देखते हैं कि आपने एक सिंपल डायग्राम से शुरू किया था और आप एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तक एक मॉडल के ऊपर पहुंच चुके हैं जो कि आपकी पूरे प्रोसेस के ना सिर्फ एलिमेंट्स को बल्कि उसके रिसोर्सेज को, उसके इनपुट आउटपुट्स को और उसकी कॉस्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारे पास अगर आप इन लेयर्स के अंदर से, इन लेवल्स के अंदर से अपने मॉडल को गुजारते हैं तो एक मैच्योर मॉडल क्रिएट होता है। तो ये बेसिक से एडवांस लेवल के मॉडल तक की ट्रांजिशन है। इसके लेवल्स हैं, देखें जी, हमने कहा मोस्ट बेसिक लेवल है, आपने सिर्फ एक सिंपलेस्ट डायग्राम क्रिएट करनी है। मॉडलिंग मींस रीडिंग डिपिक्टिंग बेसिक प्रोसेस फ्लो, यानी कि एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, वो मे बी एक और आध पेज के ऊपर आता हो। दूसरे लेवल के अंदर आपने क्या करना है? एलिमेंट्स एंड रोल कैन बी एडिड तो दिस दैट डिफाइंस हु डज दीज एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ कहाँ पे कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे रिसोर्सेज एंड कंट्रोल भी कैन बी एडिड। इससे होता क्या है? आप चेक एंड बैलेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, और कितने लोग उनको, कितने रिसोर्सेज, कितनी मशीनरी, कितना इक्विपमेंट उसके लिए इस्तेमाल होता होगा, वो लिखते जाते हैं। देखें, आपका वही मॉडल, वही जो सिंपलेस्ट डायग्राम थी, अब वो ग्रेजुअली कम्प्लेक्स होती जा रही है। पहले आपने उसके अंदर रोल्स और एलिमेंट्स डाले, कौन कौन से लोग क्या क्या काम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब आपने उसके अंदर चेक एंड बैलेंस का एनवायरनमेंट डाल दिया, उसके अंदर रिसोर्सेज उसके साथ कनेक्ट कर दिए, कितनी मशीनरी, कितना ह्यूमन रिसोर्स, कितना फिजिकल रिसोर्स, कितना ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा उसको इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि हमारे पास इनपुट्स क्या होंगी उस प्रोसेस के अंदर और आउटपुट्स क्या होंगी, आपने उसको लिख दिया उस हवाले से। फिर लास्ट लेवल है, आपने उसके अंदर उसका टाइम और कॉस्ट ऐड कर दिया कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेप को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम और कॉस्ट होगा। अगर आप स्टेप्स से लेके चलेंगे तो स्टेप्स जितने इन्वॉल्व होंगे उनको ऐड करेंगे तो एक्टिविटी की टाइम और कॉस्ट जो है ना कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप तमाम एक्टिविटीज़ की टाइम और कॉस्ट को सम अप कर लेंगे तो आपके पास प्रोसेस की जो है ना वो टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप तमाम प्रोसेसेस की टाइम और कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ओवरऑल बिजनेस की टाइम और कॉस्ट और तमाम उसके साथ ये जो 5 लेयर्स के अंदर आपने चीज़ें ऐड की हैं वो सारी की सारी उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। तो ये हमारे पास है मैच्योरिटी का लेवल कि किस तरह से आप उसको सिंपलेस्ट से लेके एक मैच्योर मॉडल तक लेके जा सकते हैं। तो जिस तरह से एक एक स्टेप से आगे आगे स्टेप में जाते जाएंगे
कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर ऐड करते जाना हमने, उसको हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डिस्कस कर लिया है। अब ये है कि हमारे पास इसकी मल्टीपल डायमेंशंस कौन सी होती हैं। एक जो मॉडल आपने क्रिएट किया है उसको व्यू करने के मल्टीपल एंगल्स कौन से हैं, किन डिफरेंट एंगल्स से आप किसी एक प्रोसेस मॉडल को व्यू कर सकते हैं, या एक प्रोसेस मॉडल जो है वो कितने डिफरेंट सम्मत के अंदर कितने डिफरेंट डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता होना चाहिए। पहले नंबर पे हमारे पास है ग्राफिकल मॉडल। ग्राफिकल वो जो मॉडल है उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव है ये। दिस प्रोवाइड द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस मॉडल। ये जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, जस्ट लाइक दिस, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास ग्राफिकल मॉडल है। ग्राफिकल मॉडल या ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल है। दूसरे नंबर पे रिसोर्स मॉडल। एक्टिविटी, अगर आप देखें प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी के अंदर देखें तो स्टेप। आपको ये आइडिया होता है किस किस स्टेप के ऊपर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप ओवरऑल रिसोर्सेज को कैलकुलेट या व्यूलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास रिसोर्स मॉडल होता है। उसी मॉडल का दूसरा पर्सपेक्टिव हमारे पास रिसोर्सेज शो करता है। पहला प्रोसेस को शो कर रहा है, दूसरा उसके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को शो कर रहा है। तीसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। ठीक है, उसी हायरार्किकल मॉडल के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो को एक्सप्लेन करता हुआ तीसरा एस्पेक्ट उसी मॉडल का इंफॉर्मेशन मॉडल कहलाता है। दिस प्रोवाइड अ व्यू ऑफ डाटा एंड हाउ द डाटा इज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, जिसको ऑर्गेनोग्राम भी कह सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कि जी हमारे पास सबसे टॉपेस्ट लेवल पे CEO है, देन मैनेजर्स हैं, देन मास्टर्स हैं, देन सुपरवाइजर्स हैं, देन हेल्पर्स हैं, देन ऑपरेटर्स हैं, देन हेल्पर्स हैं, देन एट्सेट्रा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके उस स्ट्रक्चर के साथ लिंक इन है। सिनेरियो के बाद प्रोसेसेस आते हैं जिनको मैनेजर्स कह सकते हैं, मैनेजर्स लुक आफ्टर कर रहे होंगे। मैनेजर से नीचे हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ को सुपरवाइजर देख रहे होंगे, और देन स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आपके जो ऑपरेटर्स और हेल्पर्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर वो वर्किंग करते हैं और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है। देन हमारे पास आता है एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस से मुराद ये है कि आप एक पैरामीटर्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट्स देखते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिखते हैं या मैट्रिसेस प्रोड्यूस करते हैं कि आप ओवरऑल प्रोसेस के इस मॉडल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को या इसकी एफिशिएंसी को किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये इसी मॉडल की, ये जो मॉडल है इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। इसी मॉडल को व्यू करने के 5 डिफरेंट एंगल्स हैं, 5 डिफरेंट व्यूज़ हैं या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनसे इस मॉडल को हम मैच्योर बना सकते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग है हमारे पास, ये उसकी मैच्योरिटी होती है फ्रॉम 5 दीज डिफरेंट 5 लेवल्स। हर लेवल के अंदर हम उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास एक मैच्योर लेवल तक पहुंच जाता है। जब वो मैच्योर लेवल पर पहुंच जाए तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर ये 5 तरह के डिफरेंट व्यूज़ नज़र आने चाहिए। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास है बिजनेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग से क्या मुराद है? दिस इज़ एक्चुअली समिंग अप ऑफ ओवरऑल बिजनेस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 5 डिफरेंट प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस का आपने मॉडल क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, तो अब उन 5 प्रोसेसेस को आपस में जो कंबाइन करके मॉडल बनेगा उसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी प्रोसेसेस आपने देखे हैं, जितने सिनेरियोज देखे हैं, उनको सम अप करके एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। बिजनेस मॉडल इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस एज वन लार्ज सिस्टम। अब देखें, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम प्रोसेस देखें, एडमिशन प्रोसेस है, देन हमारे पास एग्जामिनेशन प्रोसेस है, देन हमारे पास एकेडमिक प्रोसेस है, देन हमारे पास असेसमेंट का प्रोसेस है, देन हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, देन फाइनेंस का प्रोसेस है जिसके अंदर फ़ी वगैरह सबमिट होती है और सैलरीज वगैरह डिसमिनेट होती हैं। तो इन तमाम प्रोसेसेस को अगर आप सम अप करें एक सिमेट्री के अंदर, एक पैटर्न के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर लेके आएँ, तो जो मॉडल क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। ठीक है, ये हम कहते हैं वन लार्ज सिस्टम शोइंग डिफरेंट सब सिस्टम्स। एक बड़ा सिस्टम है
उसके अंदर एक सब सिस्टम एडमिशन का है, फिर दूसरा एकेडमिक्स का सिस्टम है, तीसरे नंबर पे हमारे पास एग्जामिनेशन का सिस्टम, उसको असेसमेंट कह सकते हैं, फाइनेंस का सेटअप है, परचेजिंग का सेटअप है, प्रिक्योरमेंट का सेटअप है। इसी तरह से कुछ और डिपार्टमेंट, 8 से 10 डिपार्टमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं फिंगर्स के ऊपर। उन सभी सब सेटअप्स को, सब सिस्टम्स को कनेक्ट करते हुए अगर आप एक बड़ा लेवल का मॉडल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। द प्रोसेस इज द सपोर्ट एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन देम। अब इंटरकनेक्शन इन प्रोसेस के दरमियान क्या है? शोइंग हाउ डाटा इज फ्लोइंग बिटवीन डिफरेंट सब सिस्टम्स। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल मैं आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो एक बिज़नेस मॉडल है यूनिवर्सिटी के हवाले से, देखें इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो करती है। जब सबसे पहले नंबर पे एडवर्टाइज़ किया जाता है, बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन फाइनल होता है, एडमिशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस की तमाम तर मॉडलिंग हमने उस सब सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन कर दी हुई है। अब वो जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनकी लिस्टें भेज दी जाती हैं एकेडमिक्स के अंदर, ठीक है। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट लिंक कर रहा है आपके एचआर डिपार्टमेंट के साथ, एकेडमिक्स लिंक कर रहा है एचआर के साथ, क्योंकि एचआर वहाँ पे रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है, यानी कि फैकल्टी वगैरह ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन रिसोर्स उन बच्चों को, यानी कि जो फैकल्टी मेंबर हैं उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है आगे असेसमेंट पे जा रही है, टीचर ने असेसमेंट करके रिजल्ट्स वगैरह दे दिए एग्जामिनेशन वगैरह डिपार्टमेंट को, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट उसके मुताबिक बच्चों की CGPAs वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटरलिंक है आपके HR के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटरलिंक है आपके एडमिशन के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट इंटरलिंक है आपके एकेडमिक्स के साथ और एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। सिमिलरली ये तमाम डिपार्टमेंट चीज़ों को परचेज़ करने के लिए इंटरलिंक है परचेज़ डिपार्टमेंट के साथ, परचेज़ डिपार्टमेंट इंटरलिंक है फाइनेंस के साथ, ताकि चीज़ों की परचेज़ पेमेंट्स कर सके वो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। हम देखते हैं कि डाटा किस तरह से फ्लो करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं और उनके इंटरकनेक्शन का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा मॉडल जो कि बहुत सारे सब सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करते हुए एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने लग जाए, उसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल उसके मल्टीपल सब सिस्टम्स के अंदर होता है। मल्टीपल सब सिस्टम के अंदर उनके प्रोसेसेस आते हैं, प्रोसेस के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं और एक्टिविटीज़ के अंदर उसके स्टेप्स आते हैं, ठीक है। अगर आप उनको सम अप करके देखें तो आपके पास एक बड़ा लैंडस्केप जो आता है वो हम कहते हैं वो बिजनेस मॉडल है, ठीक है। शोज़ फ्यूचर एप्लीकेशन लैंडस्केप, जिसकी बुनियाद पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो क्रिएट की जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस आपस में किस तरह से लिंक इन है और इसका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेसिफिकली क्या लिंक है, ये इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका फ़ायदा क्या आता है? बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू कंपनी स्ट्रेटजी। आप इसके अंदर जो चेंजेस करेंगे वो आप, क्योंकि ये कोई भी जो मॉडल होता है उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं। अगर आप अपनी आउटपुट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि उसकी रीइंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप इस लेवल के अंदर आके चेंजेस करेंगे, आपके सामने तमाम चीज़ें बड़ी क्लियरली डिपिक्ट हो रही होंगी एज अ पिक्टोरियल डायग्राम कि जी कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की है। तो इनपुट्स वही हैं लेकिन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं। अगर आप अपने 2B मॉडल को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर एप्लीकेशन लैंडस्केप को सामने रखते हैं, यानी कि इस बिज़नेस मॉडल को सामने रखते हैं और उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करते हैं। इसके एंड पे हमारे पास जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इंटीग्रेटेड डाटा मॉडलिंग। ये वही सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी, तो दैट्स वाई मैंने इनको आपके खाते में डाल दिया ताकि आप इसको खुद से स्टडी करें और ख़ुद से इसको अंडरस्टैंड भी करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझसे अगले लेक्चर के अंदर पूछ सकते हैं।